Now we will start our next topic, analysis of collision of two particles in सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ मास इज़ अ पॉइंट, ओके, वेयर द होल मास ऑफ बॉडी अपीयर्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर किसी एक सिस्टम या सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स या फिर किसी पूरी बॉडी का जो मास होता है वो किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जाता है या दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास कहते हैं किसी भी बॉडी का। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है इर्रेगुलर शेप की, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है, यानी कि इसका जो पूरा मास है वो इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। और अगर हमें पूरी इस बॉडी के मोशन को पता करना है तो अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को पता कर ले, इस पर लगने वाले फोर्सेस को देख ले, इसकी वेलोसिटी को देख ले, तो हम इस पॉइंट के मोशन को स्टडी करके हम इस पूरी बॉडी के मोशन को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या फिर द्रव्यमान केंद्र की। इस पूरी बॉडी का जो द्रव्यमान है वो इस एक पॉइंट पर केंद्रित है, ओके। ये हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होता है RCM, ओके। मान लेते ये एक सिस्टम है हमारे पास, रेफरेंस सिस्टम जिसका ये ओरिजिन है। तो यहाँ से इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होती है RCM इज़ इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस डैश 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 सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश, यानी जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं उनका M1R1 निकाल करके उनका सम अपॉन पार्टिकल्स के टोटल मासेस का सम। ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2 एंड सो ऑन, ओके। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं सी फ्रेम, जिसको हम शॉर्ट में सी फ्रेम भी बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम कोलिजन को स्टडी करेंगे सी फ्रेम और एल फ्रेम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी फ्रेम क्या होती है। सी फ्रेम का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक ऐसी फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो मोशन नहीं करता है। यानी ऐसी फ्रेम, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो मैं एक ऐसे लिखूँगी, द फ्रेम, ठीक है, ऐसी फ्रेम जिसके अंदर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी। और उसका जो मोमेंटम होगा, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है और उसका जो RCM होगा यानी कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ये दोनों कंडीशंस अगर किसी रेफरेंस फ्रेम में फॉलो होती है तो उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसे समझने के लिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल फिर से समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन को उठाकर इसी के ऊपर रख दें तो ये जो फ्रेम बन जाएगी ये हो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माना इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ऐसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका ओरिजिन इसी के ऊपर हो उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज़ कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। किसी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है और ऐसा फ्रेम जिसका ओरिजिन उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर है उसे हम क्या बोलेंगे? सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में भी किसी विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र से कनेक्टेड जो रेफरेंस फ्रेम है या फिर उसके ओरिजिन पर रखा हुआ जो रेफरेंस फ्रेम है उसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोलिजन। तो हम पढ़ेंगे कोलिजन इन सी फ्रेम एंड एल फ्रेम। तो सी फ्रेम क्या होती है बेसिकली कि अगर आप
उसी फ्रेम में बैठ करके ऑब्जर्व करें किसी की कोलिजन को, ठीक है। इसको हम जब आगे कोलिजन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। और लेबोरेटरी फ्रेम क्या होती है कि जहाँ पर टक्कर हो रही है आप उसको किसी दूसरी फ्रेम से ऑब्जर्व करें। जैसे कि अगर आपके सामने दो बॉल्स रखी हैं और वो दो बॉल्स एक दूसरे से क्या करने वाली है, कोलाइड करने वाली है, ठीक है। इनकी कुछ वेलोसिटीज़ है, ये कोलाइड कर, आप लेबोरेटरी में खड़े होकर के इनकी टक्कर को क्या करें, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो हो गई आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लें इन दोनों बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, अगर आप खुद इन दोनों के बीच में यहीं पर खड़े हो जाए और यहाँ पर खड़े होकर के इन दोनों की टक्कर को ऑब्जर्व करें तो वो हो जाएगी आपकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो कोलिजन क्या होती है, दो पार्टिकल्स का आपस में इंटरैक्ट करना और इस तरह से इंटरैक्ट करना कि उनकी जो मोशन है वो फटाफट से, जो उनकी स्पीड है वो अचानक से क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या फिर टकराना, इसे हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। ओके, तो अब कोलिजन जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। कोलिजन जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहली होती है इलास्टिक कोलिजन और दूसरी होती है इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होती है, ऐसी टक्कर या ऐसा कोलिजन जिसमें जो दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका मोमेंटम भी क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहे, कंजर्व्ड रहे। इसका क्या मतलब है कि उनके टकराने से पहले, कोलाइड करने से पहले जो उनका मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम था, उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद भी हो, यानी कि मोमेंटम में कोई भी चेंज ना हो। डेल पी कितना हो, 0, यानी कि टकराने से पहले, कोलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर रहे, साथ ही साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहे, यानी टकराने से पहले उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही रहनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन क्या हो जाता है, मोमेंटम तो सारी ही कोलिजन्स में हमेशा ही क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, तो उसका मोमेंटम जो है टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम रहे, मोमेंटम उसका क्या रहे, कंजर्व्ड रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड ना रहती हो, ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो जाए कि टकराने से पहले दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो थी, टकराने के बाद वो कम हो जाए। कैसे कम हो जाए, मान लेते हैं ये जो दो बॉल्स हैं ये आपस में टकरा रही थी, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से जब ये आपस में टकराई और टकराने के बाद जब ये दोनों अलग होकर के मोशन करने लगी, उस कंडीशन में ये क्या हो गई, गर्म हो गई। तो पहले इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ थी वो ज़्यादा थी, फिर टकराने के कंडीशन में इनकी थोड़ी सी ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ, टकराने की वजह से हुआ, कोलिजन की वजह से हुआ, ये दोनों बॉल्स क्या हो गई, थोड़ी सी गर्म हो गई। और अब इनकी जब हमने काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनकी जो एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो थोड़ी सी हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ओके, यानी कि गर्म होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी से के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराई तो एक बहुत ज़ोर की आवाज़ हुई। कई बार चीज़ों के टकराने पर, कोलाइड होने पर आवाज़ आती है, तो कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर के डिसिपेट हो गई, उसका डिसिपेशन हो गया, तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इस टाइप की कोलिजन्स होती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन। और जनरली जितनी भी कोलिजन्स होती है वो कैसी होती है, इन इलास्टिक कोलिजन होती है। जो इलास्टिक कोलिजन्स है ये बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन होती है। ओके, तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और लेबोरेटरी फ्रेम में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन, यानी परफेक्टली इलास्टिक या प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यास्थ टक्कर में भी हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन्स को पढ़ेंगे, यानी एक विमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है 1 डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, 1 डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, या फिर एक विमीय सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। उसको भी हम 2 फ्रेम्स में पढ़ेंगे, सबसे पहले लेबोरेटरी फ्रेम में और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास
मास फ्रेम में। तो इसमें हम मान लेते हैं कि एक बॉल है जिसकी मास m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है, दोनों ही x डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो जब u1 जो है ग्रेटर देन u2 होगा, उस केस में ये बॉल आकर के इससे टकराएगी, दोनों मोशन कर रही है। तो जब पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ये इससे आकर के कोलाइड करेगी। कोलाइड करने के बाद ये हो गई इनकी कोलिजन। कोलाइड करने के बाद दोनों ही क्या हो जाएगी, v1 और v2 वेलोसिटी से क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। ये बिल्कुल पूरी ही जो इस सिचुएशन है ये x डायरेक्शन में हो रही है, x एक्सिस की डायरेक्शन में, इसलिए ये कैसी हो गई, वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल आमने सामने टकरा रही है। तो ये कैसी हो गई, वन डायमेंशनल हेड ऑन कोलिजन। और लेबोरेटरी फ्रेम का क्या मतलब है, मैं दूर खड़ी होकर के इन दोनों बॉल्स को क्या कर रही हूँ, टकराते हुए ऑब्जर्व कर रही हूँ और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो ये वाला कोलिजन कैसा हो गया, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर कोलिजन हो गया। ओके, तो इस केस में क्या होता है, हमें पता है कि जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। तो हमें मिलेगा कि कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम कोलिजन के बाद के टोटल मोमेंटम की क्या होगा, बराबर होगा। और हमें पता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो टकराने से पहले इस बॉडी का मोमेंटम m1 u1 m2 u2 दोनों को ऐड कर देंगे और ये इन दोनों के मोमेंटम के बराबर होगा, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमने देखा है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ से हमें मिल जाएगा, कोलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कोलिजन के बाद की टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब हम देख लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में से 1/2 जो है वो कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हम m1 वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, m2 वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं। तो हमें मिलेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। ओके, यहाँ से हम m1 को और यहाँ से अगर m2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिलेगा u1 माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर। ओके, अब ये a माइनस b a प्लस b की आइडेंटिटी हो जाएगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर के जब हम आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो m1 a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी से दोनों साइड हमने इसको क्या कर लिया, ओपन कर लिया। और जो रिजल्ट मिला उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। अगर हम अपनी इक्वेशन 1 को भी इसी तरह से सॉल्व कर दें कि m1 वाली टर्म्स को इस साइड ले आए और m2 वाली टर्म्स को इस साइड ले आए, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। दोनों में से m1 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ दोनों में से m2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई। इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब मैं इस वाली टर्म को LHS को डिवाइड करूँगी तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाली दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो सिर्फ ये पॉजिटिव वाली टर्म बचेगी u1 प्लस v1। इसी तरह से m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाली टर्म्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ भी सिर्फ बचेगी पॉजिटिव वाली टर्म। तो इससे हमें मिलेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। अब यहाँ से हम एक बार v1 की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी बार v2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा, सबसे पहले हम v1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें मिलेगा v2 प्लस u2 माइनस u1। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। और इसी तरह से अगर v2 की वैल्यू को हम निकालेंगे तो ये u2 माइनस में आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 माइनस u2 इक्वेशन नंबर 6। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे। हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले से, इक्वेशन 4 इसमें पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले v1 की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो जब हम v1 की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा m1 u1 माइनस v1 की जगह पे ये पूरी चीज़ आ जाएगी, v1 की जगह पर आएगी v2 माइनस u2 प्लस u1 इज़ इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2
प्लस m1u1 इज़ इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि m1u1 और m1u1 दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएगा 2m1u1। अब हम देख लेंगे कि यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में, इसमें और इस वाली टर्म्स में, दोनों में u2 है और जो ये वाली दोनों टर्म्स है इनमें v2 है। बेसिकली हमें v2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो हम u2 वाली दोनों टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, v2 वाली दोनों टर्म्स को एक साइड ले आएंगे। तो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है जब इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी m2u2, और यहाँ पर जो u2 वाली टर्म है माइनस का m1u2। अब यहाँ पर एक v2 वाली टर्म ऑलरेडी थी और एक ये वाली v2 की टर्म जब यहाँ जाएगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। अब इन दोनों में से हम u2 को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से v2 को कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 2m1u1 प्लस u2 कॉमन लिया तो m2 माइनस m1 इंटू u2 इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v2। हमें वैल्यू चाहिए v2 की। यहाँ पर अब जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाते जाएं, क्योंकि हम ये वेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अब हमें v2 की अगर वैल्यू चाहिए तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो टर्म है, ये दोनों के नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो हमें मिलेगा v2 इज़ इक्वल टू 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये हो गई हमारी v2 की वैल्यू। अगर इसी तरह से हम क्या करें, यहाँ से अभी हमने किसकी वैल्यू रखी थी, v1 की वैल्यू रखी थी, इसी तरह से हम इस v2 की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमें सेम जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 4 थी, अभी जस्ट हमने इसमें v1 की वैल्यू को रख करके सॉल्व किया, इसी तरह से हम यहाँ पर v2 की जगह पर अब की बार वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2। तो सेम जब हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, जब हमने v1 की वैल्यू पुट करी तो हमने किसकी रिजल्टेंट वैल्यू निकाली, v2 की, और अब जब हम v2 को पुट करेंगे तो हमें आंसर में किसकी वैल्यू मिल जाएगी, v1 की वैल्यू। और v1 की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पर, v1 की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 अपॉन 2m2 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। तो ये हो गई हमारी टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी, और ये हो गई हमारी आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी। तो अगर हमें u1 और u2 की वैल्यूज़ पता है, यानी दोनों बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यूज़ पता है और दोनों बॉडीज़ का मास पता है, तो उस केस में हम इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ को भी डिटरमाइन कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलाज़ को यूज़ करके। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस को पढ़ेंगे कि अगर कुछ अलग अलग केसेस दे रखे हो तो उस केस में इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।